नमस्कार, मैं किरण राजस्थली लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भावी मजिस्ट्रेटों के लिए मेरा नमस्कार। आज अपने सीपीसी के 10 क्वेश्चन आगे के सोल्व करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से ये हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से हर एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना रहती है। पूरे एक्ट को यदि आपके पास टाइम हो तो आप स्टडी कर सकते हो, अदरवाइज आपको इम्पोर्टेंट पे तो स्पेशली फोकस करना ही चाहिए। चलो आज स्टार्ट करते हैं, और मेरे साथ आप कॉपी और पेन लेके बैठिए कि जैसे क्वेश्चन बोलूँ, 4 ऑप्शन बोलूँ, तो आप भी अपना सोल्व करिए कि कितने आप सही कर पाते हो, 10 में से 10 कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, और कमेंट में लिख के मुझे बताइए। और सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑब्जेक्ट ऑफ ओरल एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर 10 रूल 2 सीपीसी, यानी सीपीसी के ऑर्डर 10 रूल 2 जो है, ऑर्डर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान होगा कि ऑर्डर 10 सेक्शन 89 के साथ इसकी स्टडी होती है। ठीक है, तो जब भी करो ऑर्डर 10 सेक्शन 89 के साथ ही करना आप स्टडी। कि सीपीसी के आदेश 10 नियम 2 के तहत मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है, यानी क्या पूछा इन्होंने, ऑब्जेक्ट पूछा है। तो ऑब्जेक्ट के लिए 4 ऑप्शन हैं कि टू इलुसिडेट द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, टू रिकॉर्ड एविडेंस, टू सिक्योर एडमिशंस, नन ऑफ दीज। वाद में वादग्रस्त बातों के विशदीकरण करने का ऑब्जेक्ट है, साक्ष्य अभिलिखित करने का ऑब्जेक्ट है, या स्वीकृति प्राप्त करने का ऑब्जेक्ट है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा ए। ये ऑर्डर 10 रूल 2 का भी 1 के भी ए में ये बातें दे रखी है। तो सब रूल में से भी, सब रूल के रूल में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who cannot be arrested or detained in civil prison, यानी निम्न में से कौन गिरफ्तार या सिविल कारागार में निरुद्ध नहीं किया जाता। इस पे फोकस किया है। नोट, इस कैन नोट। तो विमन याद आता होगा 56। द पार्टीज वाइल गोइंग टू अटेंडिंग और रिटर्निंग फ्रॉम द कोर्ट, यानी सेक्शन याद आ रहा होगा 135। जा रहे हो, आ रहे हो, कोर्ट में हो, तो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते उस टाइम। ए जजमेंट डेटर वेयर द डिक्रीमेंटल अमाउंट डज नॉट एक्सीड अप टू 2000 रुपीज़ से ज़्यादा की कोई डिक्री है उसमें कर सकते हैं, लेकिन 2000 रुपीज़ तक की जो डिक्री है उसमें वो नहीं कर सकते। तो ये दे रखिए सेक्शन 58। इसका मतलब इसमें भी कर नहीं सकते, इसमें भी नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आंसर है डी, यानी स्त्री न्यायालय से आते जाते समय न्यायालय के पक्षकार या निर्णित ऋणी जिसकी डिक्री की कुल रकम कितनी है, 2000 रुपये से अधिक नहीं है। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी आएगा। इस तरह क्वेश्चनों को समझ समझ के आप सोल्व करिए, फिर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्डर 7 रूल 11E इज नॉट कंप्लाइड विद देन प्लान्ड सेल बी, यानी आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों का पालन न होने पर वाद पत्र को क्या किया जाएगा। तो ये कल भी अपने क्वेश्चन आया था कि ऑर्डर 7 रूल 11 में ए से लेकर एफ तक के पॉइंट्स बता रखे हैं कि रिजेक्शन ऑफ प्लांट के बारे में क्या करता है, ये बात करता है। रिजेक्शन ऑफ प्लांट के बारे में वाद पत्र का नामजदगी आना, कि 6 बातें हैं जिन ग्राउंड्स के आधार पर 6 टाइप की जो है उन चीज़ों पे रिजेक्ट कर सकते हैं। पहला है कोज ऑफ एक्शन एराइज नहीं हुआ है तो रिजेक्ट कर देगा। कोर्ट की जो वैल्यूएशन पावर है प्रॉपर्टी की, वैल्यूएशन सही नहीं है, उसके लिए रिजेक्ट कर सकता है। या स्टाम्प ड्यूटी कम है यानी इनसफिशिएंट है तब कर सकता है। टाइम बार्ड है जब कर सकता है। डुप्लीकेट में है, 2 प्रतियों में नहीं है तो रिजेक्ट कर सकता है। और रूल 9 के प्रोविज़न को फॉलो नहीं कर रहा है तब रिजेक्ट कर सकता है। तो ये बता रखा है डुप्लीकेट कॉपी के लिए, तो क्या करेगा वो? रिजेक्ट कर देगा।
तो डिसमिस नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता, डिसमिस, रिजेक्ट और रिटर्न ये भी नहीं कर सकता। तो एग्जैक्ट जो आंसर है इसका आएगा बी, यानी खारिज नहीं कर सकता, नामंजूर कर सकता है, वापस नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट इंजेक्शन एग्रीड पार्टी में प्रीफर। क्या बोल रहा है? निषेध आज्ञा देने अथवा निषेध आज्ञा देने से इनकार करने के आदेश के विरुद्ध, मतलब ऑर्डर के अगेंस्ट आप कहाँ जाओगे? एग्रीड पर्सन या व्यथित व्यक्ति प्रस्तुत कर सकेगा। क्या प्रस्तुत करेगा? अपील करेगा वो। तो ऑर्डर से, तो अब ऑर्डर्स की हेडिंग पे देखें तो ऑर्डर 43 आपको ध्यान होगा कि ऑर्डर से अपील, यानी आदेशों से अपील में जाना। अब उसी का जो पॉइंट दे रखा निषेध आ गया, यानी ऑर्डर 39 की जो है केंद्र कोई ऑर्डर दिया उसकी अपील 43 में जाएगी। अब 43 में ए से लेकर डब्ल्यू तक के पॉइंट्स दे रखे हैं 1 में। ठीक है, उसमें आर वाला पॉइंट है निषेध आज्ञा का, तो रिवीजन नहीं कर सकता। एन अपील अंडर ऑर्डर 41 रूल 1 ये भी नहीं। एन अपील अंडर ऑर्डर 43 रूल 1 के इसमें भी नहीं। तो कहाँ जाएगा? एन अपील अंडर ऑर्डर 43 रूल 1 आर। तो आंसर क्या है इसका? सी, कि पुनरीक्षण नहीं कर सकता। आदेश 41 नियम 1 के अंतर्गत अपील ये भी नहीं। आदेश 43 नियम 1 टय के अंतर्गत अपील ये भी नहीं। तो ये आदेश 43 नियम 1 दय के अंतर्गत कहाँ जाएगा? वो अपील में जाएगा। तो आपको ऑर्डर 43 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके सारे टिप्स पे चार्ट बना के याद कर लो फर्स्ट, और बहुत इम्पोर्टेंट है। आरजेएस में और बाहर के एग्ज़ाम्स में भी आता है, लेकिन याद होना चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम क्या होता है कि मोस्टली चीज़ें याद नहीं रहती क्योंकि रिवीजन बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा इसका आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिक्री, यानी डिक्री इनमें से बताओ कौन सी डिक्री है, यानी निम्न में से डिक्री है। अब डिक्री के बारे में आते हैं तो डिक्री आपको ध्यान होगा सेक्शन 2 का 2, सेक्शन 2 का 2 में डेफिनेशन दे रखी है डिक्री की, कि डिक्री होती क्या है। ठीक है, तो डिक्री के अंदर ही दे रखा है कि डिक्री में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। तो दो बातें हैं जो शामिल है, जैसे रिजेक्शन ऑफ प्लांट शामिल है और सेक्शन 144 का कोई क्वेश्चन इंक्लूड कर रखा है वो है, लेकिन दो बातें शामिल नहीं है। तो जब आपको सेक्शन याद होगा तो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत इजी है, लेकिन याद करना ही सबसे टफ है। तो रिजेक्शन ऑफ ए प्लांट ये डिक्री है। एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट ये नहीं है, क्योंकि एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एन अपील ये भी नहीं है। रिजेक्शन ऑफ ए प्लांट एंड ऑर्डर ऑफ डिसमिसल डिफॉल्ट ये नहीं है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा इसका? ए आएगा, कि वाद पत्र का नामंजूर किया ना डिक्री है। व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश ये नहीं है। कोई ऐसा न्यायालय जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है ये भी नहीं है। वाद पत्र का नामंजूर किया ना या व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश है वो भी नहीं है। अगला चले, क्वेश्चन नंबर 6, ए कोर्ट विच पास द डिक्री में स्टे एग्जीक्यूशन ऑफ एन अपीलेबल डिक्री, यानी न्यायालय जो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय है एक अपीलीय डिक्री का निष्पादन रोक सकता है। मान लो एक्स नाम का कोई कोर्ट है, वो डिक्री पास कर रहा है, ठीक है। अब उसके एग्जीक्यूशन को वो कोर्ट कब रोक सकती है? तो कॉमन सेंस से लगाएं कि जब अपील में जाएं उससे पहले रोक सकते हैं, उसके बाद तो रोक ही नहीं सकते आप। तो आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ टाइम अलाउड फॉर फाइलिंग द अपील ये नहीं। आफ्टर फाइलिंग द अपील इन अपीलेंट कोर्ट ये भी नहीं। ऑपरेशन ऑफ डिक्री कैन नॉट बी स्टेड ये भी नहीं। तो क्या आएगा? बिफोर, पहले। द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम अलाउड फॉर फाइलिंग द अपील, अपील के लिए अनुज्ञात समय के अवसान के पश्चात ये भी नहीं। अपीलेबल न्यायालय में अपील संस्थित हो जाने के पश्चात ये भी नहीं। डिक्री का क्रियान्वयन स्थगित नहीं किया जा सकता ये भी नहीं। अपील के लिए अनुज्ञात समय के पूर्व है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा सी। तो बहुत समझने वाला है, थोड़ा सा कॉमन सेंस
और बिना स्ट्रेस के सोल्व करोगे तो इजी वे में सोल्व कर सकते हो। After pronouncement of judgment, but before signing the decree, if the court has ceased to exist, the decree may be signed. क्या बोल रहा है कि जजमेंट देने के बाद, लेकिन डिक्री पर, जजमेंट सुनाने के बाद और डिक्री पर हस्ताक्षर करने से पहले यानी साइन करने से पहले यदि उस न्यायालय का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो, तब डिक्री पर साइन कौन करेगा? ठीक है, यानी जजमेंट सुना दिया, डिक्री पर साइन करने से पहले, ठीक है, साइन करने से पहले मान लो उस कोर्ट का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया हो, तो उस डिक्री पे साइन कौन करेगा? तो कॉमन सेंस से देखें तो डिस्ट्रिक्ट जज तो करेगा नहीं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी नहीं करेगा, एनी जज भी नहीं करेगा, तो कौन सा करेगा? तो बाय द जज ऑफ एनी कोर्ट टू विच सच कोर्ट वाज सबऑर्डिनेट, जिसके सबऑर्डिनेट वो कोर्ट हो, वो कोर्ट क्या करेगा? वो जज साइन करेगा। जिला नदिश नहीं है, कोई नदिश नहीं है, ऐसे किसी न्यायालय के न्यायाधीश जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय था। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? डी। अंडर सेक्शन 10 ए सूट, धारा 10 के अंतर्गत एक वाद है। अब सेक्शन 10 आपको अच्छे से ध्यान होगा कि सेक्शन 10 क्या बोल रहा है? सेक्शन 10 बोल रहा है कि एक्स नाम का एक पर्सन है, ठीक है, उसने सूट फाइल किया, एक्स और बी दोनों के बीच में सूट फाइल हुआ। अब बाद में क्या हुआ कि बी कहीं और का रहने वाला था, उसने भी उसी मैटर पर सूट फाइल कर दिया। तो जो एक्स नाम का पर्सन था पहले वाला, वो क्या करेगा? सेकंड पार्टी को वाले जो कोर्ट में जाकर बोल सकता है कि देखो मेरा जजमेंट, मेरा सूट फाइल हो रखा है ऑलरेडी, ये इसी मैटर पे वापस ले आया। तो वाली कोर्ट क्या कर देगी? उसको स्टे दे देगी, रोक देगी वहीं। तो सेक्शन 10 की हेडिंग क्या है? स्टे ऑफ सूट, वाद का रोक दिया जाना, इसे बोलते हैं रेस सब जुडिस भी, ठीक है। तो सेक्शन 10 और 11 मैंने कल भी कहा था कि 9, 10, 11 तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इनको बार बार रिवाइज करिए। इनमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन आपको याद कम रहता है, इसलिए नहीं कर पाते, ठीक है। तो रिजेक्ट नहीं करेगा, डिसमिस नहीं करेगा, आइदर रिजेक्ट और डिसमिस ये भी नहीं करेगा, तो क्या करेगा? स्टे करेगा। नामंजूर नहीं करेगा, खारिज नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, रोक देगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 9, डिमीनर ऑफ विटनेस में बी रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट कमिश्नर अंडर, न्यायालय के द्वारा नियुक्त किए गए कमिश्नर के द्वारा साक्षी की भाव भंगिमा लेख की जा सकती है। यानी आपको ध्यान होगा ऑर्डर 18 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, जिसमें पूरी ट्रायल बता रखी है सिविल की। तो ऑर्डर 18 को आप अच्छे से याद करो, उसको ढंग से, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना होती है, सब रूल पे आ जाता है कई बार। तो इसका भी 18 का भी जो 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 1, 2, 3, 4 पूछा हुआ है। तो अंडर ऑर्डर 18 रूल 4(1), अंडर ऑर्डर 18 रूल 4(2), अंडर ऑर्डर 18 रूल 4(3), अंडर ऑर्डर 18 रूल 4(4), आदेश 18 नियम 4(1) के अंतर्गत, आदेश 18 नियम 4(2) के अंतर्गत, आदेश 18 नियम 4(3) के अंतर्गत, आदेश 18 नियम 4(4) के अंतर्गत। तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या आएगा? डी। तो ऑर्डर 18 को आप ढंग से कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, प्रोविजन ऑफ रेस जुडिकेटा कंटेंट इन सेक्शन, यानी आपको ध्यान होगा रेस जुडिकेटा प्रांग न्याय जिसको बोलते हैं, कि जैसे ए, बी, सी और डी इनने मिलकर एक केस की, इन्होंने केस किया, मान लो केस हो गया डिसाइड। अब बाद में बी की इच्छा हो गई कि नहीं मैं तो केस लेके आऊँगा। अब जो ए है या सी है या डी है, ये क्या करेंगे? उस डिसीजन को लाके कोर्ट को दिखा देंगे कि देखो हमारा ऑलरेडी केस
डिसाइड हो चुका है, तो कोर्ट क्या कर देगा, उसको खारिज कर देगा। तो ये बातें कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में 9 में क्या था, सिविल नेचर का, कौन सा मैटर सिविल नेचर का है, कौन सा नहीं है, उसके बारे में बता रखा है। जो आप सीपीसी की कोई भी बुक हो उसमें पूरी डिटेल में दे रखा है सेक्शन 9 के बारे में कि सिविल नेचर होता क्या है, ठीक है। सेक्शन 10 आपको बता ही दिया, रेस सब जुडिस या स्टे ऑफ सूट के बारे में दे रखा है। 12 है टाइम बार्ड के बारे में, ठीक है। तो आंसर है इसका सी, यानी प्रांगनाय प्रावधानित है सेक्शन 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। तो एग्जैक्ट जो आंसर है वो आएगा सी, ठीक है। बाकी रिवीजन करिए, कंटिन्यू। इसलिए किसी ने सही कहा है कि सुख चाहिए तो ज्ञान नहीं मिलेगा, और ज्ञान चाहिए तो सुख नहीं मिलेगा। तो हार्ड वर्क करोगे जभी तो कुछ होगा। इसलिए कंटिन्यू अपना रिवीजन फोकस करिए। जो एक्ट टफ लग रहा है उसको सुबह उठ के स्टडी करिए, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। तो आप रिवीजन पे फोकस करिए, बाहर के सर्कमस्टेंसेस पे ध्यान देना करिए बंद। और सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, होगा। आप अपने टाइम को बढ़ाइए पढ़ाई के लिए, किसी का वेट मत करिए, क्योंकि वेट करने से कुछ नहीं मिलता। वेट करने से वही मिलता है जो आपने कुछ नहीं पढ़ा, वही रहेगा सामने। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद आप सभी का।